1914, the revolution which dreamed of Ukraine that is prosperous, free, democratic, and that Ukraine. नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वेतस्लाव युराश। युराश, बहुत स्वागत है आपका। यू मोस्ट वेलकम इन द TV9 भारतवर्ष स्टूडियो। हमारे साथ युराश मौजूद रहेंगे इस खास शो के दौरान। और जैसा कि हमने आपको बताया, युराश सबसे युवा सांसद हैं यूक्रेन के, एक ऐसे सांसद जो युद्ध क्षेत्र में भी अपने देश की तरफ से लोहा ले चुके हैं। आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में वो युद्ध की आंखों देखी तो बताएंगे ही, लेकिन यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है उसकी भी हम बात करेंगे लगातार युराज से। युराज मेरे साथ, लेकिन शो में हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। गौरव हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे साथ विपिन मौजूद रहेंगे, हमारे साथ सुरभि मौजूद रहेंगी और हम सीधे सवाल करेंगे युवराज से और जानेंगे उनके देश में इस समय क्या चल रहा है। रूस और यूक्रेन की युद्ध भूमि से आज वो योद्धा TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में पहुंचे हैं जिन्होंने खुद बारूदी घमासान को बेहद करीब से देखा है। किसी भारतीय न्यूज चैनल पर पहली बार यूक्रेनी सांसद युराश लाइव होंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 के स्पेशल वॉर रूम में आज ज़ेलेंस्की के वो जिगरी होंगे जिन्होंने रूस के विनाशक प्रहार में अपनी प्रेमिका को खोया। जरूरत पड़ी तो हथियारों के साथ मोर्चे पर डट गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस खास शो के दौरान अपने खास मेहमान से हम समभूमि के मौजूदा हालात पर तमाम सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल बाद यूक्रेन में अब कैसे हैं हालात। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। इस खास चर्चा के दौरान आज की तमाम हलचल पर रहेगी हमारी नजर। और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ज़ेलेंस्की के जिगरी मौजूद हैं। भारतीय न्यूज चैनल पर पहली बार यूक्रेनी सांसद युराश लाइव हैं। यूक्रेन में सबसे कम उम्र के सांसद हैं युराश। जंग में हथियारों के साथ खुद उतर चुके हैं युराश। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में पढ़ चुके हैं, यानी भारत से भी एक गहरा ताल्लुक है, एक कनेक्शन है युराश का। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सीधे रुक करते हैं विपिन का, जिनके पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विपिन, बिल्कुल, देखिए ये अगली बड़ी खबर वॉर जोन से है। खार्किव में रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, केमिकल अटैक कर रही है यूक्रेनी आर्मी। रूस का दावा कि केमिकल अटैक की जद में आया रूसी सैनिक। ये आरोप, गंभीर आरोप रशिया के द्वारा यूक्रेन की आर्मी पर लगाया गया है, जिसमें केमिकल अटैक की बात कही गई है। और उसके बाद यह वीडियो उस आरोप की तस्दीक करता हुआ कि कैसे यूक्रेन की आर्मी के केमिकल अटैक में एक रशियन सैनिक आ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और वॉर जोन में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अब केमिकल अटैक भी शुरू किया जा चुका है, और उसकी तस्दीक करती हुई यह वीडियो जो कि सीधे वॉर जोन से आ रही है, रशियन आर्मी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। और इसमें आरोप यह लगाया गया है कि यूक्रेनियन आर्मी केमिकल अटैक कर रही है। So Yuvraj, you are most welcome to the TV9 Bharatvarsh studio, and we all know that you have fought that this war. You were in the war zone. We all have seen your pictures which were viral on social media. You are lifting a gun and you are in the war zone. First of all, we just want to know what is your assessment after 1 year of this war? Where is this war heading? ये war कहाँ जा रही है? Oh, very good. First. And as far as the war is concerned, the Russian army, which is supposedly the second biggest in the world, keeps being defeated time and time again. The images you shared there from the beginning of the war, the idea there was that Russia will seize our capital in a couple of days, take over the whole country in a week or so. The reality is very different. Russia's been beaten around our capital. They're beaten in the north of Ukraine, in the east of Ukraine, in the south of Ukraine. And as Russians are pulling out more and more of their reserves, they are failing to take a single town, which is a name that everybody knows now, Bakhmut, which is the town which Russians cannot take for all that time. So the claim that they are the second biggest army in the world is in ruins. And I fought not just around Kiev in the first months of the war, I also fought in the trenches around Bakhmut in the summer of last year. And the reality of what I've seen is that Russians basically are
sacrificing their people en masse for the imperialistic ambitions, Mr. Putin, which have no place in this century. But the fact is, Yuvraj, that Indian audience is keeping a lot of eye on the fact what is happening in the battleground. And I think you are the person who can tell our audience that what is the ground reality. Right now, we have just come up with the breaking news where we are talking about that biological weapons are being used. Is that a reality? None. I mean, the idea that Russia is promoting about biological labs in Ukraine, all that, faces the shortage of facts on every single level. I mean, the reality is that the Russian claims are numerous and they're trying to justify with them their imperialistic conquest. I mean, I believe the Ukrainians should choose the future for Ukraine, as Indians choose the future for India. And what is done in Russia is now to take away our idea of Ukraine. We are fighting against that. And the biological weapons and any other accusations are nowhere to be confirmed or found. और जो युवराज कह रहे हैं, अगर वो हम अपने दर्शकों को भी बताते चले, समझाते चले, ये कि जो यूक्रेन को जब यूक्रेन पर अटैक किया रूस ने, तब जब कहा था कि कैसे जल्द से जल्द वो कब्जा कर लेंगे या यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा रूस, ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि वो बड़ी ताकत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लगातार हार का सामना करना पड़ा है रूस को। और आइडिया ऑफ यूक्रेन के लोग तय करेंगे, जैसे किसी भी स्वतंत्र देश के लोग तय करते हैं कि उस देश की क्या इमेज होगी, वो किस रीति और नीति पर आगे बढ़ेगा। बट युवराज, आगे बढ़ने से पहले, बिफोर वी गो अहेड, देयर इज अनदर ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन। सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, बड़ी खबर बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख का किरिलो बुडानोव का बड़ा दावा, वसंत खत्म होने से पहले निर्णायक युद्ध होगा। बुडानोव की तरफ से यह दावा किया गया है। रूस के जंगी हथियार खत्म होने वाले हैं। मार्च के अंत तक रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो सकती है, बुडानोव ने यह कहा है। फुल स्केल वॉर में रूस ने हथियारों की बर्बादी की है। तो देखिए, एक और बड़ा दावा यूक्रेन और रशिया के इस वॉर जोन से, और इस पर यह कहा गया है कि मार्च तक रशिया को बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास हथियारों की भारी कमी है। एक बार वापस लौटते हैं अपने स्टूडियो। Yuvraj, this breaking news that we were talking about, it says that Budanov has said that Russia will be defeated. By the end of March, there will be no weapons that Russia has. But there will be a lot of people who would not believe this. They would say that Russia is a big army, it's a big country, and they have far more weapons than Ukraine can ever have. So how are you going to fight Russia? Is this kind of an information warfare also? Well, two things. First, Russia is being supplied by rogue regimes around the world. You have North Korea, for example, supplying them shells for the artillery. Because the war that I fought around Bakhmut, war that I've seen traveling around the front line with humanitarian convoys, is that artillery is the fundamental resource of this war. And in fact, North Korea is a source of their supplies, tells you everything about Russian regime. That its friends is those countries which are actually the antithesis of anything once seen this century. As far as Ukraine is concerned, that's a wonderful thing of having the world around us. Whether it's support in military ways that America is providing, or it's in humanitarian ways where India joined in as well, that provides the ability not just for the war to continue until the Russians leave our country alone, but also allows our people, which were tons of millions, not to mention over 10 million refugees that fled Ukraine because of this, or are displaced within Ukraine, they can survive and see another day. Oh, I was on that Poland-Ukraine border when refugees and the migrants were coming from the Ukraine in Poland, and I have seen people who were shattered, who were in pain, women, children, all the people, and they were they didn't have any clue where to go. So what is the plan for now your government? What sort of plan your government is having now for those migrants who have left their home, who are now in any part of the world? What will you do for those people? Well, first, the reality is many of them, especially from territories we liberated, told you about victories we already had around Ukraine, and north, the east, the south, many of them are coming back and to try and join in with the rebuilding of their homes, the rebuilding of their parts of the country, and the reality is many of them are going back and forth depending on the situation on the ground. But second, the reality is we're not the first country who suffered that, who suffered utter destruction. I mean, look at in Asia, South Korea, they was utterly destroyed after the war against the North. And the reality is South Korea now is one of the most booming economies of Asia and the world. And the reality for us, we see these examples and we see them as evidence that no matter destruction, no matter the human loss, we can still make it to another day. But when you talk about the human loss, we are very well aware that you have experienced that loss. You've lost your own people. But as a nation on whole, if I talk about,
how is the government looking forward to re-establish your nation? How is the plan going ahead when you're dealing with the help and the support that you're getting globally? That's the beauty of the situation is it's not just the government thinking about that. Every single individual who has lost their reality in one way or the other, or somebody they loved and had dear, has those plans, projects, ideas on how to build Ukraine better. I mean, the point here is the plan is not just to reconstruct what was there, but to build a country that we all dreamed about. My start in life and the reason why I left Calcutta was the revolution in 2013-14, the revolution which dreamed of Ukraine that is prosperous, free, democratic. And that Ukraine we will be building when we have a chance to choose our own destiny. Okay. Yurash, you lost somebody very close to yourself, and then you stepped into the war zone also. What was it like for you personally? Me personally, sadly, many losses I had so far, but the reality of the most painful loss I had was in the first weeks of the war. My dear, most dear personal, well, I dare to say soulmate. I mean, we knew each other for 10 years. We were everything that time, friends, girlfriend, boyfriend, everything you can imagine, many times over. Yes. The reality is that Russian artillery killed her, as well as journalists that she was with, working, trying to cover this story for the world. And that was shattering to me and forced me to try to rethink my approach to the war and try to join in the battle directly. Okay, we'll come to you again. एक बड़ी और खबर आ इस रही बीच है। एक बड़ी खबर आ रही है जो इस युद्ध से जुड़ी हुई है। तीसरे विश्व युद्ध के करीब है दुनिया, ये कहना है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और उनकी तरफ से ये दावा किया गया है हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकने की जरूरत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा दावा, मैं युद्ध को एक दिन में खत्म करवा सकता हूं, ये दावा करते नजर आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उनकी तरफ से ये दावा किया गया है। मुझे सुमेरा और गौरव बताना चाहिए हमें अपने दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से ये कलकत्ता में रहे हैं और क्या ऐसी वजह रही कि अपनी खुद की जमीन की रक्षा के लिए और साथ-साथ हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेट भी करते रहे हम अपने दर्शकों के लिए जब सवाल बिल्कुल, और मैं यही इसीलिए सोच रहा हूँ, इसी बात पर मैं एक सवाल लेकर जाता हूँ। युवराज, entering politics at 23 is a pretty young age. You must have planned something different, and things are totally different in Ukraine now. So as a member of parliament, what's your plan now for your country, your people, and what will you do now? What's your... For me, this is fundamental opportunity to develop one thing that wasn't developed, sadly, for all the decades of our independence, the relationship with India. In our parliament, I chair the friendship group with India, and I'm very much looking forward to establishing many more projects, ideas, levels of cooperation with India and Ukraine, because again, India will decide the fate of the 21st century. So it allows me... You are saying India will decide the 21st century? Yes, country that has 1.5 billion people is certainly that nation that will choose the future that we all strive for. And India has a democratic image that we all strive for. My question will be, what sort of role of India or what sort of role of Prime Minister Narendra Modi you or the Ukraine is seeing especially in this war? We already witnessed, and we very much appreciate the fact that the Prime Minister said to Mr. Putin very clearly, this is not the age for war. That for us is a fundamental message that India does not share in the imperialism that Russia is trying to exercise in Ukraine. That India shares the idea that we should not fight and allow the world to go into hectic warfare everywhere for claims of whatever kind people have in their heads. युवराज बड़ी बात कह रहे हैं, युवराज बड़ी बात कह रहे हैं, युवराज ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का भाग्य तय करने में भारत का बहुत बड़ा रोल होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के ठीक सामने कहा कि यह समय वॉर का नहीं है। दुनिया इस वक्त बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रही है और इस समय वॉर नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने कहा था कि यह शांति का वक्त है, युद्ध का नहीं, और युवराज उसी को कोट करते हुए कि भारत इस वॉर में बड़ा रोल अदा कर सकता है। गौरव, युवराज का यह भी कहना है कि यूक्रेन के संबंध भारत के साथ अहमियत रखते हैं, क्योंकि भारत 21वीं सदी में क्या दुनिया में होने वाला है उसमें एक बड़ी और अहम भूमिका निभाएगा, और क्योंकि भारत की अहम भूमिका दुनिया में होगी, यूक्रेन चाहता है कि उसके अच्छे संबंध हो भारत के साथ। युवराज खुद चेयर करते हैं उस कमेटी को जो यूक्रेन और भारत के संबंधों के लिए अहम फैसले लेने के लिए निर्णय लेती है, और इसी वजह से युवराज इस समय भी भारत में है। तो ये बड़ी बात है, भारत भी लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड हो या किसी भी तरह की मदद हो वो यूक्रेन को देता रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधे बड़ी खबर जानने के लिए रुख कर लेते हैं विपिन का। बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है बकमुत से, जहां पर बकमुत में रूसी सेना बेहद
मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बखमुत छोड़ जाते दिख रहे हैं यूक्रेनी सैनिक और बखमुत खाली करते हुए नजर आए यूक्रेन की सेना। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत में अपनी बढ़त को लगातार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी सैनिकों ने बखमुत को चारों तरफ से घेर लिया है। आईएसडब्ल्यू का दावा है कि बखमुत में यूक्रेनी सेना मुश्किल में आ गई है और उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर। गौरव, और ये एक ऐसी जगह है बखमुत जहां पर खुद जा चुके हैं युवराज। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि युद्ध क्षेत्र में जब युवराज थे तो वो बखमुत में भी जा चुके हैं, यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू बीन टू बखमुत एंड यू फॉट देयर फॉर यूक्रेन। व्हाट इज द सिचुएशन लाइक देयर राइट नाउ? बिकॉज रशिया हैज बीन क्लेमिंग दैट दे आर वेरी नियर टू कैप्चरिंग इट, बट वी कॉन्स्टेंटली एवरी डे सी वीडियोज ऑफ यूक्रेनियंस एंड यूक्रेनियन आर्मी पुशिंग देम बैक. Two things. First, before my platoon was stationed to defend Bakhmut through the summer, I was going there with humanitarian convoys to try and provide the people there with desperate needs that they have, having the reality of having all the supplies shut off from them. So I've seen Bakhmut humanitarian-wise deteriorate step by step. I then went in the summer to defend Bakhmut in the trenches. Around Bakhmut, Ukrainians held positions that they are still holding strong. And I saw the fighting as it is right now. It is the worst thing since the days of the First World War that you can remember. We have lived that, we have fought that, and we will win this. Bakhmut now, last time I was there is beginning of February with the humanitarian convoy. And I saw the fact that the Russians are trying to seize the city. But to me, that's the second biggest army in the world they claim they are. And they cannot take the city of Bakhmut, which is not even a regional capital or anything. It is simply a city in Donbass. And they are failing desperately to take the city for weeks and weeks and weeks. What does that tell you? बात यहाँ पर ये गौरव कह रहे हैं कि कब्जे की जो कोशिश रशिया ने बार बार डोनबास के इलाके बखमुत में की है, उसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। और यही एक वजह है कि वहां पर पूरी तरीके से गवर्न नहीं कर पाए हैं। ये बड़ी बात बता रहे हैं कि रशिया जो सबसे बड़ी आर्मी का दावा करती है, उसका मुकाबला यूक्रेनियंस ने किया है और उसी लिहाज से आज बखमुत इतना ज्यादा क्रूशल बना हुआ है। आगे चर्चा करने से पहले विपिन, बड़ी खबर। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। डोनेट्स्क के मरिंका में भीषण जंग जारी है। रूस की 68वीं टैंक रेजिमेंट का भीषण हमला, रूसी हमले में धुआं हुआ पूरा इलाका। और आप देखिए, रह रहकर युद्ध के मैदान से तस्वीरें आ रही हैं। दोनों तरफ से, दोनों देशों, दोनों आर्मी की तरफ से अलग अलग दावे और लगातार युद्ध पे बढ़त बनाते हुए रशियन सैनिक। और इस वक्त चूंकि स्टूडियो में हमारे साथ यूक्रेन के एक युवा सांसद हैं, उनसे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। और एक बहुत अहम सवाल है जो बार बार सवाल उठाया जाता है और पूछा जाता है, वो सवाल हम युवराज से लेंगे। और सवाल ये कि क्या यूक्रेन भी थक रहा है या यूक्रेन के लोग थक रहे हैं या ऐसी कोई स्थिति अब पैदा होगी एक साल के बाद इस युद्ध के? युवराज, आफ्टर अ ईयर ऑफ वॉर, दिस इज अ वरी दैट इज देयर इन द वर्ल्ड दैट वुड द यूक्रेनियंस, दो द वर्ल्ड हैज बीन सेइंग दैट यूक्रेनियंस हैव बीन द ब्रेवेस्ट पीपल एंड यू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट in front of Russia and you're still fighting it head on. But do you think after a year the Ukrainians might get tired of this? There might be a kind of an unrest within the people because of this ongoing war which doesn't seem to end. It doesn't seem like it's going to end in the near future. Two things. I mean, first, if you look at the polls, they are very clear. Ukrainians have lost something and they don't want to give anything to Russia for the fact that they destroyed their lives as it is. So Ukraine is determined to have one thing, for Russians to get out and let us choose our own future. And second, we are in no mood after a year of losses, tragedies, destruction, to give to Russia something for what we have fought for all these years for. The reality is, it's if Britain would invade India and then claim peace after a year and said, just give us West Bengal and you keep the rest. India won't agree to that. Same point for us. We don't agree that Russia keeps any part of Ukraine because we know if Russia keeps any part of Ukraine, this will go on and our sons. No, I was watching one of your interviews. Sorry for interrupting. I was watching one of your interviews and you said, हाँ बिल्कुल आप बता दीजिए। जो युवराज ने कहा है वो ये कि किसी यूक्रेन के लोग अभी भी युद्ध में लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं और किसी भी सूरत में थकेंगे भी नहीं और पीछे भी नहीं हटेंगे। किसी भी सूरत में उन्हें ये भी स्वीकार नहीं होगा कि रशिया किसी एक हिस्से को कब्जा कर ले और फिर कहे कि अब हम शांति स्थापित करते हैं
या अब हम सीज फायर बिल्कुल। और सुमेरा, जो आप कह रही हैं, इसी बात पर मैं एक सवाल लेना चाहता हूं युवराज से, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रशिया ये कहता है कि यूक्रेन उस पर्टिकुलर एरिया में जिसको डोनबास हम कहते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, वहां पर उन जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं उन पर वहां पर क्रूरता करता है, यूक्रेन की फोर्सेस उन पर कहर ढाती हैं। युवराज, आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर इंटरव्यूज एंड यू सेड quote unquote, we must remember that we have had a war with Russia for 8 years, not last year, for 8 years in the east of Ukraine. On the contrary, Russia claims it's Russian people who are being tortured, who are being shattered, who are being killed, looted by Ukraine forces. What is your perspective on that? I was there in Donbass. In 2014, I worked with journalists in Donbass. I saw what Russia has done there in destroying life as it was there. Historically, because of the Soviet Union, I keep reiterating, the relationship between India and Soviet Union is not just a relationship with Russia. We are part of Soviet Union as well. 3 general secretaries were from Ukraine, actually. So the relationship with the Soviet Union is not a relationship that Russia should own. I saw in Donetsk and Donbass how the Russians destroyed the lives of people there. Right. So they cannot tell me about the claims about destruction by the Ukraine. They destroyed Donbass, the very rich industrial region of Ukraine. And now they claim they are vindicating that the opposite happens. They keep killing, keep destroying, and they still pretend that if everything is to blame but them. बड़ी बात है ये कह रहे ये हैं मैं बता गौरव, देता हूं और और सुरभि अपने दर्शकों को, जो यहाँ पर युवराज ने कहा मेरे सवाल के जवाब में, वो कह रहे हैं कि रशिया जो कह रहा है कि यूक्रेन के जो फोर्सेज हैं, यूक्रेन की सेना है, वो डोनबास में रहने वाले लोगों के ऊपर कहर ढा रही है, उनको टॉर्चर कर रही है। बिल्कुल गलत है। ये खुद वहां रहे हैं और इनके मुताबिक वहां पर यूक्रेन की सेना नहीं बल्कि रूस की सेना वहां पर रहने वाले लोगों को लगातार परेशान करती है और उनको लगातार रूस के फोर्सेज से दिक्कतें। सुरभि, बिल्कुल, और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। फ्रंट लाइन पर नाकामी से रूसी सैनिक बौखला गए हैं, आतंकियों जैसा बर्बरता कर रहे हैं। रशियन सेना के जवान आम नागरिकों को बेरहमी से मारा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बयान यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया है, जिस पे ये कहा जा रहा है कि बौखलाए हुए रशियन सैनिक आम नागरिकों के साथ अब बहुत ही बेदर्दी से पेश आ रहे हैं। बिल्कुल, जो खबर आप बता रहे हैं इसी का जिक्र यहाँ पर युवराज ने किया है, और जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इसी बर्बरता की वजह से अब हम नहीं रुकने वाले हैं। जर्मन चांसलर का पुतिन पर किस तरीके से बड़ा हमला हुआ है वो भी बताएं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और उसमें यह कहा गया है कि पुतिन समझ लें वो युद्ध नहीं जीतेंगे। ओलाफ शोल्स की तरफ से यह बयान आया है, पुतिन साम्राज्यवादी आक्रामकता से सफल नहीं होंगे, यूक्रेन शांति के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओलाफ शोल्स का यह बहुत महत्वपूर्ण बयान। Yuvraj, there's one thing that everybody wants to know, that when it started, there was a dialogue. There was a hope for a dialogue. Negotiations or any sort of a dialogue never came on table. What do we see ahead? Because the humanitarian loss that Ukraine is facing right now, I'm sure the life of Ukrainians have changed. Where will this end and how? The reality is, for 8 years, those 8 years of war, we had actually had a process, negotiation process, and the result of which Russia invaded. The reality is, we see now with Mr. Putin's statements, they come one after another. The latest one came barely a month ago when he clearly stated he wants to continue the war. So any kind of respite, any kind of a pause would only give him time to get more munitions from the North Koreans, more drones from Iran, and invade Ukraine again. We don't want to give him the opportunity. We want to fight to keep him out of the country. Because again, if we delay this, our children will fight this war, and we don't want them to. चलिए, एक सवाल मैं यहाँ पर इसी से जुड़ा लेना चाहता हूँ, युवराज से, सीज फायर से जुड़ा हुआ। युवराज, my direct question, is there any chance of ceasefire in this war? And if yes, then on what ground it is possible? We all dream of peace, and peace will happen when Russia leaves our country alone. Again, we have one request: the Ukrainians should choose what Ukraine becomes. Again, I think that is as reasonable as can be, because imperialism is no more. This is not the age of imperialism. We were part of Russia. We are a colony of Russia. We are not anymore, and we don't want to come back to that. I'm sure as India doesn't want to come back to that. As every nation that was ever colonized knows all too well, we don't want the imperial master to choose what we have. चलिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर युवराज। मैं बता देता हूँ, युवराज कह रहे हैं कि हम रशिया का पार्ट थे, लेकिन अब हम रशिया की कॉलोनी बनकर नहीं रहना चाहते। हम एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट या कहें आजाद मुल्क बनकर रहना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम अपनी आजादी के लिए, अपने देश की सोवरेनिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विपिन, बिल्कुल, और देखिए, ब्लैक सी से रूस की एक बड़ी तैयारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसके बारे में भी आपको खबर बता दें कि किसी भी वक्त ताबड़तोड़ अटैक कर सकता है रशिया।
रशिया ने ब्लैक सी में उतारा सैन्य उपकरण से लैस अपना वॉरशिप, मतलब जमीन से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर समंदर तक हर तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश। और उसमें देखिए समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए रशिया, और देखिए ये बड़ा वॉरशिप उतार दिया है जिसके जरिए यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश। एक बड़ा सवाल है जो मैं यूक्रेनी सांसद से पूछना चाहूंगा, मिस्टर यूरश, in this situation the whole world watching you and there are so many allegations. One most important allegation is that Ukrainian people, your country Ukraine and your president is playing in the hand of America. How do you see this allegation and how do you want to react on that? Did America invade my country? Did America kill my beloved Alexandra? Did America destroy and shell me when I was entrenched in Bakhmut? Did America occupy so much of our country and destroy so much? No. Yeah. America always was all over the place. But No, now but there is America, one section who has a different perspective about this war. They are saying that America and NATO are settling their personal score with Ukraine, and they are saying on the cost of Ukrainian people's life. They are saying that. This is the claim that Russia makes, and Russia lies some more. The reality is, for us, again, we aren't seeing Americans come into our country and kill our people. We are choosing to be independent, and for that we need to fight this war against Russia that invaded us, because they want to destroy our country, and we don't want that. जो युवराज कह रहे हैं, अगर गौरव हम बिल्कुल, दर्शकों को बता तो देखिए हमने युवराज से सवाल पूछा कि क्या आपको लगता नहीं है कि आप यूक्रेनियंस को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ रही है, पर्सनल एजेंडा जो है अमेरिका का, नेटो का, रूस के प्रति, उसको लेकर। तो वो कह रहे हैं कि क्या अमेरिका ने यहां पर आकर कुछ किया तो रूस ने इन्वेड किया, रूस ने हमारे देश में घुसकर जंग छेड़ी, तो हम क्या करें, हम बैठे तो नहीं रह सकते जी। और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ युवराज से जो मैं लेना चाहूंगी वो ये कि बार बार, और अपने दर्शकों को भी बता दें, एक सवाल ये कि बार बार ये कहा जाता है और रूस ने लगातार ये कहा है इस युद्ध की शुरुआत से कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। क्या रूस ऐसा कर सकता है? यूक्रेन में लोग क्या सोचते हैं ये वो जानते हैं युवराज से। युवराज, Russia has been saying from day one, Putin has said it and indicated it, and in so many terms his other deputies have said this very clearly, that if it comes to this, they would use nuclear weapons. If America and NATO countries do not back off and do not stop supplying you with weapons, they would use nuclear weapons. Do you think that's a very imminent danger? Because there's another section of people which says that this is just a negative way of thinking. Probably they would not use it. This is just a deterrent. What do the Ukrainians think about it? The West has supplied and supported Ukraine for adults. No, not just the West, by no means. The reality is that the world, bit by bit, step by step, is coming to realize that, again, if you allow the biggest nation on earth to consume the biggest nation in Europe, what's going to happen is many more countries, dictators, aggressors, despots, will think that they can use their total theories to destroy many more countries. That's not going to happen in our century. Our century should be a different century. So the reality is the acquisition of the nukes and the constant waving of the nukes by Russia is vacuous. Because again, for all this year, the West has been key in supplying Ukraine in many different ways. But Russia has not, thankfully, realized its claim. युवराज जो कह रहे हैं वो ये कि ये जरूर रूस लगातार कहता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन पूरी दुनिया समर्थन में है यूक्रेन के इस समय, क्योंकि ये सदी ऐसी सदी नहीं हो सकती जिसमें युद्ध इस तरह से लड़ा जाए कि यूरोप के सबसे बड़ा देश, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है, उस पर रूस आकर कब्जा कर ले और इस सदी में भी इस तरह का युद्ध लड़ा जाए और जिसके बाद वो अपना परचम यूक्रेन पर लहरा दे। तो ये नहीं होगा। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। बिल्कुल, और दो बड़ी खबरें आ रही हैं सुमेरा, उसको जान लेना बहुत जरूरी है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है अमेरिका। यूक्रेन के 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। एरिजोना मिलिट्री बेस पर इस वक्त उन दोनों पायलटों की ट्रेनिंग चल रही है। और दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए F-16 फाइटर जेट जो बहुत ताकतवर है और इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की टेंशन बनी हुई है। युद्ध लंबा खिंचने से हर दिन ये खतरा बढ़ रहा है और ये खतरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जापान में हिरोशिमा के पूर्व मेयर तादातोशी अकीबा का बयान सामने आया इस बीच कि G7 देशों को स्पष्ट करना चाहिए अपना रुख। नो फर्स्ट यूज का घोषणा पत्र जारी करे G7 देश। बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं और इसीलिए युवराज से सुमेरा ने अभी न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर ही बड़ा सवाल किया है। नो डाउट everyone is raising question on Putin about his nuclear threat, but the fact is the only sanction was the only source through which you could
at least simultaneously try and command Putin. Did you really think so that it made any difference to Russia when we talk about sanctions? Why am I raising this question? Because we were coming up with the news on Black Sea. There's a grain deal, and I think Odessa is the terminal for grain. A lot of sanctions have been imposed on Russia. Do you really think so it's making a lot of difference to them? You look at the numbers from Russia, millions of their countrymen are leaving the country, fleeing the country because they don't want to live in a country which is becoming North Korea month by month of the world. So the fact is that the Russians themselves are responding to your question by leaving the country in their millions. I'm sorry to butt in, Yurash, but the fact is it is a war of destruction for Putin, right? And has made a war of survival for Ukraine. With the coming up grain deal, which is really going to affect future of Ukraine. Yes. I'm talking about the deadline of 18th March. You really think so? Putin will come on table to talk about it, to renew it? I think the fundamental part of this is the world saying that this grain is important because Ukraine is one of the biggest grain plants of the world. Exactly. So he doesn't have to think about Ukraine or the West in this. He has to think about the world, and he cares about the opinion that he has more broadly. So when the presidents from Africa come, when he speaks to leaders from Asia, they all mention this very clearly, that they need this grain. That's why he made the deal. But again, on the very first day of the grain deal, when he was just signed, he bombed Odessa, the biggest port of Ukraine that actually delivers that. बिल्कुल सही. तो जो युवराज कह रहे हैं वो ये कि रूस भले ही ना आना चाहे, इस ग्रीन डील को ना पूरा करना चाहे, लेकिन दुनिया का दबाव भी है रूस पर, और वो दुनिया में अपनी छवि को क्योंकि सुधारना चाहता है, इस वजह से चाहे वो अफ्रीका के देश हो या बाकी तमाम देश, वो भी दबाव बना रहे हैं, और इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि इस ग्रीन डील को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया में फिर एक तरह का अनाज संकट पैदा होता है उसकी वजह से. लेकिन नियत पर सवाल जरूर है, क्योंकि जब डील साइन की थी पहले दिन ही ओडेसा पर बमबारी कर दी थी. आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर लेते हैं. बिल्कुल सुबेरा, और देखिए जो यूक्रेन का दुश्मन नंबर 1 रशिया है, उसने बहुत बड़ी धमकी दी है. रूस ने एक बार फिर दी है न्यूक्लियर वॉर की धमकी. किसी भी वक्त हो सकती है आमने सामने की एटमी जंग. रूस के डिप्टी विदेश मंत्री ने यह चेतावनी यूक्रेन को दी है. अमेरिका के साथ न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ का खतरा भी बना हुआ है. बड़ी धमकी युद्ध के 1 साल बाद. और एक और बड़ी खबर आ रही है, और उसका भी रुख कर लेते हैं. बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना की हालत बेहद खराब है. यूक्रेनी आर्मी के अफसर ने बताया वॉर जोन का हाल, बिना किसी सपोर्ट के जंग के मैदान में डटे हुए हैं यूक्रेनी सेना के जवान, लेकिन उनकी हालत पतली है. यूक्रेनी फौज रूसी हथियारों के आगे बेबस नजर आ रही है. अमेरिकी मदद, नाटो की मदद के बावजूद यूक्रेन की हालत खराब है. और एक बड़ा सवाल जो युवराज से सभी जानना चाहेंगे. युवराज सांसद हैं, युवा सांसद हैं, सबसे युवा सांसद यूक्रेन के, और जेलेंस्की की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए सवाल जेलेंस्की से जुड़ा हुआ, उनके नेतृत्व से जुड़ा हुआ. युवराज, अ बिग क्वेश्चन रिलेटिंग टू जेलेंस्की एंड हिज लीडरशिप, बिकॉज देयर हैव बीन क्वेश्चंस दैट रशिया एंड द पीपल हु स्टैंड विद रशिया कॉन्स्टेंटली रेज दैट जेलेंस्की वुड इवेंचुअली फेस अ काइंड ऑफ अ बैकलैश फ्रॉम द पीपल ऑफ यूक्रेन, फ्रॉम द यूक्रेनियन आर्मी. Is that a scenario that can happen? People are not fighting for Zelenskyy or for the leadership of the country. They're fighting for their country itself. The point is here is that people basically see what Russia is doing to territories they occupied. You see the destruction that was shared to you from the TV every single day. They know that if country fails, that's going to happen to them. So the reality is they aren't fighting for leadership, whoever it is, Zelenskyy or not. They are fighting for their country. Okay. And in that, they are committed and united as never before. A small question and small answer. Only 1 or 2 lines answer. Can Ukraine win this war? Yes. How? Very much so. We have shown this around our capital, in the north, in the east, the south. We will continue. We'll continue liberating our country. बड़ी बात कह रहे हैं युवराज की इस युद्ध को यूक्रेन जीतेगा, रूस के खिलाफ जीतेगा, और जेलेंस्की हो या ना हो, लीडरशिप कोई भी हो, यूक्रेन के लोग अपने अस्तित्व के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और इस वजह से ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कोई भी बैठा हो, नेतृत्व कोई भी कर रहा हो. यूक्रेन के लोग इस युद्ध को लड़ेंगे क्योंकि वो रूस के ऑक्यूपेशन में नहीं रहना चाहते हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच युवराज फॉर कमिंग टू TV9 भारतवर्ष स्टूडियो. Thank you very much. नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका. आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, और हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज मौजूद हैं. हमारे साथ मौजूद हैं स्वेतस्लाव युराश. युराश, बहुत स्वागत है आपका. यू मोस्ट वेलकम इन द TV9 भारतवर्ष स्टूडियो. हमारे साथ युराश मौजूद रहेंगे इस खास शो के दौरान, और जैसा कि हमने आपको बताया, युराश सबसे युवा सांसद हैं
यूक्रेन के एक ऐसे सांसद जो युद्ध क्षेत्र में भी अपने देश की तरफ से लोहा ले चुके हैं। आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में वो युद्ध की आंखों देखी तो बताएंगे ही, लेकिन यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है उसकी भी हम बात करेंगे लगातार युवराज से। युवराज मेरे साथ लेकिन शो में हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। गौरव हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे साथ विपिन मौजूद रहेंगे, हमारे साथ सुरभि मौजूद रहेंगी और हम सीधे सवाल करेंगे युवराज से और जानेंगे उनके देश में इस समय क्या चल रहा है। रूस और यूक्रेन की युद्ध भूमि से आज वो योद्धा TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में पहुंचे हैं जिन्होंने खुद बारूदी घमासान को बेहद करीब से देखा है। किसी भारतीय न्यूज चैनल पर पहली बार यूक्रेनी सांसद युवराज लाइव होंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 के स्पेशल वॉर रूम में आज ज़ेलेंस्की के वो जिगरी होंगे जिन्होंने रूस के विनाशक प्रहार में अपनी प्रेमिका को खोया। जरूरत पड़ी तो हथियारों के साथ मोर्चे पर डट गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस खास शो के दौरान अपने खास मेहमान से हम समभूमि के मौजूदा हालात पर तमाम सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल बाद यूक्रेन में अब कैसे हैं हालात। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। इस खास चर्चा के दौरान आज की तमाम हलचल पर रहेगी हमारी नजर। और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ज़ेलेंस्की के जिगरी मौजूद हैं। भारतीय न्यूज चैनल पर पहली बार यूक्रेनी सांसद युवराज लाइव हैं। यूक्रेन में सबसे कम उम्र के सांसद हैं युवराज। जंग में हथियारों के साथ खुद उतर चुके हैं युवराज। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में पढ़ चुके हैं, यानी भारत से भी एक गहरा ताल्लुक है, एक कनेक्शन है युवराज का। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सीधे रुक करते हैं विपिन का, जिनके पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विपिन बिल्कुल, देखिए ये अगली बड़ी खबर वॉर जोन से है। खार्किव में रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, केमिकल अटैक कर रही है यूक्रेनी आर्मी। रूस का दावा कि केमिकल अटैक की जद में आया रूसी सैनिक। ये आरोप, गंभीर आरोप रशिया के द्वारा यूक्रेन की आर्मी पर लगाया गया है, जिसमें केमिकल अटैक की बात कही गई है। और उसके बाद यह वीडियो उस आरोप की तस्दीक करता हुआ कि कैसे यूक्रेन की आर्मी के केमिकल अटैक में एक रशियन सैनिक आ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और वॉर जोन में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अब केमिकल अटैक भी शुरू किया जा चुका है, और उसकी तस्दीक करती हुई यह वीडियो जो कि सीधे वॉर जोन से आ रही है, रशियन आर्मी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। और इसमें आरोप यह लगाया गया है कि यूक्रेनियन आर्मी केमिकल अटैक कर रही है। So Yuvraj, you are most welcome to the TV9 Bharatvarsh studio, and we all know that you have fought that this war. You were in the war zone. We all have seen your pictures which were viral on social media. You are lifting a gun and you are in the war zone. First of all, we just want to know what is your assessment after 1 year of this war? Where is this war heading? ये war कहाँ जा रही है? सुनिए, मैं हिंदी में जानता हूँ। Oh, very good. First, and as far as the war is concerned, the Russian army, which is supposedly the second biggest in the world, keeps being defeated time and time and time again. The images you shared there from the beginning of the war, the idea there was that Russia will seize our capital in a couple of days, take over the whole country in a week or so. The reality is very different. Russia's been beaten around our capital. They're beaten in the north of Ukraine, in the east of Ukraine, in the south of Ukraine. And as Russians are pulling out more and more of their reserves, they are failing to take a single town, which is a name that everybody knows now, Bakhmut, which is the town which Russians cannot take for all that time. So the claim that they are the second biggest army in the world is in ruins. And I fought not just around Kiev in the first months of the war, I also fought in the trenches around Bakhmut in the summer of last year. And the reality of what I've seen is that Russians basically are sacrificing their people en masse for the imperialistic ambitions of Mr. Putin, which have no place in this century. But the fact is, Yuvraj, that Indian audience is keeping a lot of eye on the fact what is happening in the battleground. And